गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्रिप्टोकाइडिज्म, फेमोसिस, पैराफेमोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन टॉपिक आपका क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म को डिसेंडेड टेस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, क्रिप्टोकाइडिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है in which failure of testis to descend into scrotum through the inguinal canal, one or both। देखो, टेस्टिस दो होते हैं, उसमें जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड, या डिसेंड होने का मतलब वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्क्रोटम में नहीं जा पा रहे हैं, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू से हम लोग क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं। इसके साथ साथ जो टेस्टिस हैं उनका नॉर्मली डेवलपमेंट अब्डोमन में होता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ में, और उसके बाद में वो स्क्रोटम में डिसेंट होते हैं 7 to 9 मंथ। डिसेंट का मीन्स क्या होगा, वहाँ स्क्रोटम तक पहुँचना। ठीक है, यहाँ वहाँ अवतरण करना या पहुँचना। अब देखो, क्रिप्टोकाइडिज्म के प्री टर्म बेबीज में बहुत अधिक चांसेज होते हैं। ठीक है, टर्म बेबी से 20% ज़्यादा प्री टर्म बेबी में इसके चांसेज होते हैं। नेक्स्ट वन है, नोट लगा के, राइट टेस्टिस हैव मोर चांसेस ऑफ अनडिसेंडिंग ड्यू टू। राइट जो टेस्टिस है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं अनडिसेंड होने के, और अनडिसेंड होने का राइट टेस्टिस क्यों हो रहा है, तो उसके कारण है। फर्स्ट वन तो राइट टेस्टिस है उसकी साइज़ बड़ी होती है, और शॉर्ट स्पर्मेटिक कोड, जो स्पर्मेटिक कोड है वो शॉर्ट हो, और राइट टेस्टिस की साइज ज़्यादा हो उस कंडीशन, इसलिए वो ज़्यादा चांसेस इसके अनडिसेंड होने के। अब देखो, अनडिसेंडेड टेस्टिस दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस दो टाइप्स के। फर्स्ट वन है ट्रू अनडिसेंडेड टेस्टिस। ट्रू अनडिसेंडेड टेस्टिस में जो टेस्टिस है वो फेल हो जाता है, स्क्रोटम तक नहीं पहुंचता। ठीक है, फेल टू रीच अप टू स्क्रोटम तक, स्क्रोटम तक पहुंचने में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। लेकिन जो टेस्टिस है वो नॉर्मल पाथवे में क्या होते हैं, डिसेंड होते हैं, इंग्यूनल कैनाल में क्या प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसे हम लोग ट्रू अनडिसेंडिंग टेस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट वन है एक्टोपिक अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो देखो, एक्टोपिक अनडिसेंडेंट टेस्टिस मीन्स इसमें टेस्टिस है वो स्क्रोटम तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जो नॉर्मल पाथवे है, ठीक है, जो नॉर्मल पाथवे है डिसेंडिंग होने का, उससे भी बहुत दूर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग एक्टोपिक अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट वन है ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में फर्स्ट वन है एनाटोमिकल ऑब्स्ट्रक्शंस। अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहा हो, फेलियर ऑफ इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर्स नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, फेल हो जाए। अब अब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस, अगर एक या दोनों टेस्टिस की क्या हो, अब्सेंस हो, उसे हम लोग उस टर्म को, अब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस, इस टर्म को बोलते हैं हम लोग एनारेकिया। ठीक है, तो एनारेकिया मीन्स क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस। शॉर्ट स्पर्मेटिक कोड छोटी होती है, और इसके साथ साथ अगर टेस्टिस है वो 5 साल तक अब्डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो किसको डैमेज कर रहे हैं, स्पर्मेटिक जेनिक सेल डैमेज होने की वजह से 5 साल तक क्या हो रहे हैं, अब्डोमेन में रिमेन हो रहे हैं। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट वन है आपका टेस्टिस डू नॉट पाल्पेबल। जो सार्कोटल सेक है या जो सार्केटम है उसमें आप लोग टेस्टिस को पाल्पेबल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशंस, नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में फर्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन। नंबर 2 है लेप्रोस्कोपी। तो देखो, लेप्रोस्कोपी में हम लोग लेप्रोस्कोप नाम का इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसकी मदद से हम लोग जो ऑर्गन्स हैं अब्डोमन के या इनसाइड द अब्डोमन ऑर्गन्स को क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं लेप्रोस्कोप की मदद से। नेक्स्ट वन है HCG स्टिमुलेशन टेस्ट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो देखो, HCG स्टिमुलेशन टेस्ट में फर्स्ट वन हम लोग सिंगल डोज देते हैं HCG सबक्यूटेनियस रूट से 1500 इंटरनेशनल यूनिट इन्फेंट के लिए। एडल्ट के लिए ये होता है 2000 से 5000 इंटरनेशनल यूनिट ओल्डर चाइल्ड्स के लिए। इसके साथ साथ HCG है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शंस में क्या करता है, हेल्प कर रहा है। और जब हम लोग HCG रूट से दे रहे हैं HCG को, उसके 72 आवर्स के बाद में हम लोग टेस्टोस्टेरोन का लेवल असेस करते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है
तो ये हमारी बॉडी में टेस्टिस प्रेजेंट है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन और मैनेजमेंट। तो इंटरवेंशन और मैनेजमेंट में फर्स्ट वन है साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेरेंट्स और चाइल्ड्स को। इसके साथ साथ सर्जरी शुड बी डन। स्कूल एज से पहले क्या डन करनी है, सर्जरी हो जानी चाहिए कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बच्चा जो चाइल्ड है उसकी साइकोलॉजी ट्रॉमा से बचाने के लिए हम लोग स्कूल एज से पहले क्या कर देते हैं, इसकी सर्जरी कर देते हैं। अब इसका 2 टाइप का ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट वन है एससीजी थेरेपी। एससीजी थेरेपी में अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो उसके लिए 250 इंटरनेशनल यूनिट, 1 साल से 5 साल तक 500 इंटरनेशनल यूनिट, और मोर देन अगर 5 ईयर है तो 100 इंटरनेशनल यूनिट हम लोग डोज देते हैं इसकी, सबकुटेनियस रूट से देते हैं। और साथ साथ ट्वाइस इन ए वीक, 5 से 6 वीक तक, 1 सप्ताह में 2 बार ट्वाइस इन ए वीक हम लोग क्या कर रहे हैं, एससीजी दे रहे हैं। और एससीजी का जो मेन साइड इफेक्ट वो होता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया, तो देखो ओलिगोस्पर्मिया मीन्स होता है मेल फर्टिलिटी या लो स्पर्म काउंट। नेक्स्ट वन है ऑर्किडोपेक्सी। तो देखो ऑर्किडोपेक्सिस की एक सर्जरी होती है, ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट है। अब इसके अंदर हम लोग टेस्टिस को रिप्लेस करने का काम करते हैं इसको स्क्रोटम में, या टेस्टिस को स्क्रोटम में हम लोग फिक्स करने का काम कर रहे हैं। और इस सर्जरी के लिए ऑर्किडोपेक्सी, इस सर्जरी के लिए बेस्ट सूटेबल टाइम होता है 2 to 3 ईयर्स, 16 से 18 मंथ के बीच में हम लोग इस सर्जरी को परफॉर्म करवाते हैं। अब देखो जो ऑर्किडोपेक्सी है वो स्पेशली परफॉर्म की जाती है एक्टोपिक एंड डिसेंडिंग टेस्टिस में, कि भी डिसेंडिंग जो टेस्टिस स्क्रोटम तक तो नहीं पहुंच पा रहा है। एंड डिसेंडिंग टेस्टिस में क्या हो गया, जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जो जनरल पाथवे उससे भी बहुत दूर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग ऑर्किडोपेक्सी अप्लाई सर्जरी परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट वन है कीप द चाइल्ड इन सुपाइन पोजीशन। चाइल्ड को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ सर्जिकल साइट बाय यूरिन एंड स्टूल। जो सर्जिकल साइट है उसको हम लोग यूरिन और स्टूल से प्रिवेंट करने का काम करते हैं कि कंटामिनेशंस न हो। टेस्टिकुलर ट्रैक्शंस 5 to 7 डेज अप्लाई करते हैं आफ्टर सर्जरी, जो मिनिमाइज द चांसेज ऑफ मूव अपवर्ड द टेस्टिस, की टेस्टिस वापस क्या नहीं हो, ऊपर की साइड में नहीं जाए, उसके लिए हम लोग टेस्टिकुलर ट्रैक्शंस अप्लाई करते हैं 5 to 7 डेज। अब जो सर्जिकल साइट है उसके ऊपर हम लोग इन्फेक्शंस और ब्लीडिंग को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है ऑर्किडोपेक्सी सर्जरी का। तो ये होगी ऑर्किडोपेक्सी सर्जरी। इसी के साथ आपका क्रिप्टोकार्डिज्म कंप्लीट है। नेक्स्ट वन है हमारा फिमोसिस और पैराफिमोसिस। फिमोसिस एंड पैराफिमोसिस। तो फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग फिमोसिस। तो फिमोसिस रेफर्स टू द नैरो ओपनिंग ऑफ द प्यूरिफाई या फोरस्किन दैट प्रिवेंटेड बीइंग ड्राउन बैक ओवर द ग्लास पेनिस। कि जो हमारी फोरस्किन है उसकी तो एक तो क्या है, नैरो ओपनिंग हो रही है, साथ साथ ड्राउन बैक जो ग्लास पेनिस है उससे बैक नहीं हो पा रही हो फोरस्किन, उसे हम लोग फिमोसिस बोलते हैं। फिमोसिस रेफर्स टू अनेबल टू रिट्रैक्ट द फोरस्किन ऑफ पेनिस, कि फोरस्किन ऑफ जो पेनिस है उसको रिट्रैक्ट या हम लोग वापस करने में सक्षम नहीं है, तो उसे हम लोग फिमोसिस कहते हैं। फिमोसिस कंजेनाइटल और एक्वायर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ फिमोसिस। तो फिमोसिस 2 टाइप का होता है। 3 ईयर एज फ्रॉम बर्थ, फिजियोलॉजिकल तो 3 साल तक, और पैथोलॉजिकल एट प्यूबर्टी या ओल्डर चाइल्ड, ठीक है, एट प्यूबर्टी या ओल्डर चाइल्ड। और क्यों होगा, ड्यू टू पुअर पर्सनल कलेक्शंस ऑफ वाइट सबस्टेंस इन कोरोनल रीजन्स, कि जहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है उसके चारों तरफ का जो रीजन है उसको हम लोग कोरोनल रीजन्स बोलते हैं, और वहाँ पे वाइट सबस्टेंस का क्या हो रहा हो, कलेक्शंस हो रहा हो एट प्यूबर्टी और ओल्डर चाइल्ड में, वो पैथोलॉजिकल फिमोसिस कहलाता है। नेक्स्ट वन है साइन ऑफ फिमोसिस। तो फिमोसिस है साइन ऑफ फिमोसिस। तो फर्स्ट वन है पेनफुल इरिगेशंस ऑफ पेनिस, पेन होना, पेनिस के ऊपर ब्लीडिंग होना, रिपीटेटिव यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होना, बेलोनिक ऑफ पेनिस ड्यूरिंग मेचुरेशन। बार बार जब आप लोग मेचुरेशंस कर रहे हो तो वो जो पेनिस है वो कैसे शेप में हो जाएगा, बेलोनिक शेप में हो जाएगा, बैलून के आकार का हो जाएगा। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम लोग कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं फोरस्किन को रिट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। साथ साथ बीटा मेथासोन क्रीम 4 to 6 वीक तक अप्लाई करनी है आपको। और बेस्ट इंटरवेंशन होता है इसका सर्क्यूमसेशन। तो देखो सर्क्यूमसेशन मीन्स क्या होगा, रिमूवल ऑफ द फोरस्किन फ्रॉम द ह्यूमन पेनिस। ह्यूमन पेनिस से फोरस्किन का रिमूवल करना ही क्या कहला रहा है, सर्क्यूमसेशन कहला रहा है। नेक्स्ट वन है पैराफिमोसिस।
तो देखो पैराफिमोसिस मीन्स, पैराफिमोसिस है वो इंटर रिलेटेड है फिमोसिस से। तो पैराफिमोसिस मीन्स क्या होता है कि रिट्रैक्शंस ऑफ ए फिमोटिक फोरस्किन, जो फिमोटिक फोरस्किन है उसका रिट्रैक्शंस नहीं हो पाएगा बिहाइंड द कॉर्नल सल्कस, कि जो कॉर्नल सल्कस है उसके पीछे की तरफ फिमोटिक फोरस्किन का रिट्रैक्शंस नहीं होगा। फोरस्किन फ्रॉम ग्लास पेनिस कम्प्लीटली रिट्रैक्शन अबनॉर्मली, जो फोरस्किन है ग्लास पेनिस पे कम्प्लीटली क्या हो रही है, रिट्रैक्शंस हो रही है अबनॉर्मल रूप से, उसे हम लोग पैराफिमोसिस बोलते हैं। और ये अपने कभी भी अपने आप ठीक नहीं होगी, कैन नॉट बी रिड्यूज स्पॉन्टेनियसली, कभी भी स्पॉन्टेनियसली रिड्यूज नहीं होगी। और पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर द सर्क्यूमसेशन, इसी का भी बेस्ट मैनेजमेंट होता है सर्क्यूमसेशंस, कि जो फोरस्किन है उसका ह्यूमन पेनिस से रिमूवल करना। उसके बाद में आप लोगों की जो मेन नर्सिंग प्रायोरिटी होती है कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करना ऑपरेटेड साइड से और इन्फेक्शन से बचाना, मोस्ट कॉमन जो नर्सिंग केयर है या नर्सिंग इंटरवेंशंस होता है। इसी के साथ साथ आपका फिमोसिस, पैराफिमोसिस और क्रिप्टोरकाइडिज्म कंप्लीट है। थैंक यू।